आज बात करेंगे श्रीमान प्रताप चंद्र सारंगी जी से। आपके नाम को बताने की जरूरत देश में तो शायद नहीं है। आपकी शालीनता आपका गहना है, आभूषण है। आप जितनी अच्छी हिंदी जानते हैं, उड़िया जानते हैं, संस्कृत पे भी आपकी उतनी ही पकड़ है। संस्कृत संस्कृति के सारथी के तौर पे आपकी एक पहचान देश में है। आपका स्वागत है सारंगी जी। नमस्कार। आपने बड़े अहम मंत्रालय को संभाला है। देश के युवाओं से सीधे तौर पे जुड़ता है वो मंत्रालय। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने व्यक्तिगत तौर से और मंत्री पद पे रहते हुए संस्कृति, समाज और युवाओं को कितना समझा है? देखिए, ये भारत का संस्कृति एक विश्वव्यापक संस्कृति है और ये संस्कृति मानवता के आधार पर प्रतिष्ठित है। जब विश्व में कोई देशों में सभ्यता का उन्मेष नहीं हुआ था, जब अमेरिका यूरोप में भी जनता नरमांस भक्षण करके जंगल में नील रंग में अपनों को रंगित करके घूमते थे, और जब कोई देश में विद्यालय तक नहीं हुआ था और कहीं कहीं लोग भाषा ज्ञान न होने के कारण संकेत के विनिमय में भाव विनिमय करते थे, उस समय में भी, उस सभ्यता का उस उषा काल में भी, जिसका इतिहास के पास कोई कवर भी नहीं है, उस जमाने में भी हमारे देश में एक सभ्यता संपन्न, एक संस्कृति संपन्न महान राष्ट्र का विकास हुआ था। और हमारे पूर्वजों ने उसी समय में किरणंदो विश्व मार्यम, यानी सारा विश्व को हम ज्ञानालोक प्रदान करेंगे, ऐसा स्पर्धा पोषण करके आगे बढ़े और हम उनका स्पर्धित उत्तरदायी है। और उन प्राचीन काल से हमारे देश में आरण्यक विद्यालय और बाद में बहुत बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय, ऐसा 64 जगत प्रसिद्ध वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी था। नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी, कुरुक्षेत्र, ऐसा कोई विश्वविद्यालय, और इसमें एक सामग्रिक शिक्षा भी दिया जाता था। हमारा संस्कृति का मूल आधार है विश्व का एकत्व और मानव का दिव्यत्व। मानव का दिव्यता और विश्व का एकत्व, इस मूल सिद्धांत को हमने सारा विश्व में प्रचार किया है। मेरा मंत्री पद के दौरान इस विषय को व्याख्यान मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा मंत्री रहते हुए बाकी जो शिक्षण संस्थान में अन्य कोत्राबी में गया, उधर इसको मैंने युवाओं के साथ ये उदात्त विचार को मैंने जोड़ा। मेरा मंत्री पद का जो उपयोगिता था, यानी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा मूल वैदिक परंपरा का अंग है। क्योंकि आज आप कहीं पर एक सामग्रिक शिक्षा व्यवस्था नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय में क्या था, उधर आपको गणित शिक्षा करना पड़ेगा, वेदांत शिक्षा करना पड़ेगा, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, कला सब शिक्षा करना पड़ेगा, और कुटीर शिल्प शिक्षा करना पड़ेगा, खेती शिक्षा करना पड़ेगा, गौचारण करना पड़ेगा। यानी आपको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में समग्र शिक्षा व्यवस्था उधर था। और जैसा कि मैं मानता हूँ, चरित्र निर्माण इस विद्या का मूल आधार था। परा और अपरा दोनों विद्या का प्रशिक्षण उधर दिया जाता था। ए कंप्लीट मैन वाज कमिंग आउट। स्वामी विवेकानंद कहते थे, वी वांट दैट एजुकेशन बाय व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, द इंटेलेक्ट इज एक्सपैंडेड एंड बाय व्हिच वन कैन स्टैंड ऑन वन्स ओन फीट। आज दुनिया में क्या प्रॉब्लम है? देखो, ये आईएएस टप्पर भी 475 करोड़ रुपया लूट लेता है। ब्यूरोक्रेट आत्महत्या करने को मांग करता है क्योंकि वो पैसा लूट करके अभी जेल में है। राजाओं के परिवार में भी गोली मार करके अपने को वंश निपात कर देते हैं, और पार्लियामेंट्रियन भी सवाल पूछ के कंपनी के एजेंसी करके पार्लियामेंट से निष्कासित होते हैं। ऐसा अवस्था क्यों होता है? क्योंकि ये इनका तो विद्या बुद्धि कम नहीं है, पैसा भी कम नहीं है, सम्मान भी कम नहीं है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट का विकास नहीं हुआ। इसलिए हमारे संस्कृति में ये पूर्णता प्राप्ति जीवन का लक्ष्य था। अचीवमेंट केवल जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर अचीवमेंट होता है तो इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट करके आत्महत्या क्यों करते हैं? ऐसे अफसर क्यों आत्महत्या करते हैं? एमएलए एमपी क्यों आत्महत्या करते हैं? जीवन का पूर्णता लक्ष्य था। पूर्णता का अर्थ क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थोपार्जन करो, चतुर्हस्त समाहार, सहस्त्र हस्त विस्तार। 4 हाथ में उपार्जन करो, 1000 हाथ में वितरण करो। यह हमारा संस्कृति का मूल बात है।
और इसलिए अर्थ उपार्जन धर्मों सम्मत मार्ग में होगा। और अगर आप अपमिश्रण करेंगे, घुसखोरी करेंगे, ये अर्थोपार्जन आपको बंधन और दुख की ओर ले चलेगा। सारंगी जी, जो बदलाव आए हैं इस समाज में इस वक्त में, उसके कुछ मुख्य कारण तो जरूर होंगे, जरूर। उसको कहाँ तक समझ पाते हैं आप? देखिए, ये मुझे लगता है हमारे हजारों साल की पराधीनता इसका एक प्रमुख कारण है। और पराधीनता भी किस लिए हुआ? हम अपने को संकुचित किया, इसलिए पराधीनता हुआ। चाणक्य ने, आचार्य विश्वगुप्त ने लगभग 2000 से कुछ साल ज्यादा पहले इस देश का एकीकरण किया, ग्रीक आक्रांताएं को खदेड़ दिया, सारा समाज को जोड़ करके विशाल हिंदू राष्ट्र गठन किया और चंद्रगुप्त को इस सिंहासन पर बैठाया। इसकी सारी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा सुदृढ़ किया। ये कैसे हुआ? एक अध्यापक अपना विद्यार्थियों को लेकर के पूरे देश में एक कपर्दकहीन अध्यापक, एक सन्यासी ऐसा कर दिया। राष्ट्र का आत्मा को उन्होंने ललका, इसमें आलोड़न हो गया। वो उनके पास पैसा नहीं था, उनका विद्यार्थी जन जन से भीख मांगने लगे, हमको धन चाहिए सेना संगठन करने के लिए। ये राष्ट्र कंगाल नहीं, ये अन्नपूर्णा है। ये दे करके एक धनी राष्ट्र को भी परास्त करके विदा कर दिया। और आज क्या हो रहा है? हमारा राष्ट्र का एकता का सूत्र क्या है? जब हम हजारों राज्यों में विभक्त हुए थे, तभी हम एक राष्ट्र थे। एक राष्ट्र कैसे? ये सांस्कृतिक राष्ट्र एक था। अगर आप आज भी एक साइड में शेक्सपियर, वायरन, हेगेल, कांट, सारा पाश्चात्य दार्शनिकों का किताब रख दीजिए, एक साइड में कालिदास, बाणा, भवभूति, शंकराचार्य, इनका किताब रख दीजिए। किसी एक बिहारी को पूछो तुम्हारा कौन सा है? शंकराचार्य तो बिहार से नहीं है, कालिदास तो बिहार से नहीं है, लेकिन वो बोलेगा ये हमारा है। क्यों? संपूर्ण राष्ट्र की एकात्मता का ये प्रमाण है। जब रामायण सीरियल पहले चालू हुआ, दाक्षिणात्य जी को द्राविड़ कहकर के हमसे अलग करने की कोशिश अंग्रेजों ने किया। आज भी जो चुटमुट आज भी हैं, ये दाक्षिणात्य में महिला लोग, पुरुष लोग टीवी के सामने बैठ करके जब सीता माता वन में जाती है, रोदन करने लगे। भाषा बाधक नहीं हुआ। और जब रावण का निधन हुआ, वो द्राविड़ पुत्र वो भी आनंदित हुए। क्यों? नस नस में ये हिंदुत्व है, ये राष्ट्रीयता है। क्या ऐसा कारण रहा? भारत की संस्कृति उन्नत है। जब शैशवावस्था में विदेशों की संस्कृतियां थी, तो हमारे यहाँ एक संपूर्ण राज सत्ता, राज्य व्यवस्था की बात थी। जैसा कि अर्थशास्त्र से लगता है, इसके पहले भगवान राम की, भगवान कृष्ण की तमाम एक राज सत्ताएं बताती हैं कि हम अपने आप में पूरी तरह से समृद्ध संपन्न थे। इसके तीन कारण मैं सोचता हूँ। एक है पराधीनता, दूसरा है अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति चालू किया, इससे भारत से हमारा लगाव कम हो गया। और तीसरा एक भयानक आक्रमण भारत के ऊपर हुआ, एक सांस्कृतिक आक्रमण, न्यूक्लियस फैमिली। हमारा बड़ा परिवार जो हमारा रक्षा कवच था, इसको हटा करके न्यूक्लियस फैमिली बना दिया। इससे क्या हुआ? 2-3 आदमी का परिवार है, परिवार में आत्मीयता खत्म हुआ, और परिवार में जो रक्षा कवच था ये भी खत्म हो गया। भ्रष्टाचार। लगातार हमारे दर्शक सवाल पूछते रहते हैं मुझसे, कई एपिसोड में पूछते हैं कि आज के वक्त में, इस दौर में वर्ण व्यवस्था की क्या प्रासंगिकता है? देखिए, वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक आवश्यकता है, ये धर्म का अविच्छेद्य अंग नहीं है। कोई मालूम करेगा कि हिंदू धर्म का ये अविच्छेद्य अंग, अगर ये चल जाएगा तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, मैं इसको नहीं मानता। वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक आवश्यकता से सृष्टि हुआ है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता ने बताया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार मैं चतुर्वर्ण सृष्टि किया। इसमें कोई ऊंच नीच की व्यवस्था तब नहीं था, 2000 जातियों का व्यवस्था नहीं था, चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब देखिए, हर एक सोसाइटी में यह वर्ण व्यवस्था है, इसी नाम से नहीं है, लेकिन एक पृष्ठ क्लास यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, अफ्रीका में, हिंदुस्तान में भी है, पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग। एक वॉरियर क्लास, समाज को सुरक्षा देने के लिए एक योद्धा वर्ग, एक क्षत्रिय वर्ग हर एक सोसाइटी में, एक वैश्य वर्ग,
जो साइंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन करेंगे, धनोत्पादन करके संपत्ति का उत्पादन करेंगे, एक वैश्य वर्ग, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये ग्रुप हर एक सोसाइटी में, और एक आर्टिजन क्लास जो मैनुअल लेबर करेंगे, ये 4 वर्ण केवल भारत का नहीं, प्रत्येक सोसाइटी में। अच्छा, आखिर में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, लव इंडिया, लव ह्यूमैनिटी। इससे सारा विकृति दूर हो जाएगा। अगर कोई सच्चा हृदय से भारत को प्रेम करेगा, वो विद्यार्थी कॉपी नहीं करेगा, वो नौकरी करने से घुस नहीं लेगा, नेतागिरी करने से वरीगिरी नहीं करेगा, व्यापार करने से अपमिश्रण नहीं करेगा, ये एक आदर्श जीवन यापन करेगा, एक नागरिक का जीवन यापन करेगा। हमारा जीवन में क्या है प्रॉब्लम, हम आजादी प्राप्त हो गई, लेकिन आजादी के साथ जो 2 विशेष गुण का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो क्या है? एक गौरव बोध, एक दायित्व बोध, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एस्टीम, ये दोनों नहीं आया। इसलिए हम देखते हैं कोई जस्टिस ट्रेन में बिना टिकट में जाते इस समय पकड़ा जाता है, कोई एडल्ट्रेशन करते हुए पकड़ा जाता है, कोई मैच फिक्सिंग करता है, क्यों? कोई ड्रग्स कारोबार करता है इतना सम्मानित स्थान पर, क्यों? ये गौरव का भाव, सेल्फ एस्टीम नहीं आया। और मैं एक आजाद देश का नागरिक हूँ, पराधीन राष्ट्र का प्रजा और आजाद देश का नागरिक में बहुत अंतर है। मैं एक आजाद देश का नागरिक, इतना घिनौना काम मेरे द्वारा नहीं हो सकता, असंभव है। कोई मुझे देखेगा नहीं देखेगा ये छोड़ो, मैं गोपन में भी ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। ऐसा एक आजाद देश का नागरिक का गौरव भाव होना चाहिए। और मैं जब कहता हूं कि भारत को प्रेम करो, इसका मतलब है ये दोनों क्वालिटी हमारे अंदर में विकसित होना चाहिए। भारत का नागरिक के रूप में मेरा गौरव भाव और मेरा दायित्व, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, बने रहिए हमारे साथ।